Hi friends, today our topic of discussion is Indian Council Act 1861. किसके कार्यकाल में ये हो रहा था? लॉर्ड कैनिंग। इसके बेसिकली तीन आउटकम्स थे, मेजर आउटकम्स। टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे था रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियंस टू रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन। दूसरा ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर और तीसरा पोर्टफोलियो सिस्टम। तो देखिए रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन का मतलब कि जैसे इसका शुद्ध एग्जांपल है पार्लियामेंट। आपके एरिया के अपने अपने एमपीज होंगे, यानी कि उस क्षेत्र के उस एरिया का एक आदमी जाके पार्लियामेंट में बैठ रहा है और वो जो कुछ भी बोल रहा है पार्लियामेंट में वो आपकी आवाज है, यानी कि यू आर बीइंग रिप्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट एज एमपी। एमपी आपकी आवाज रखेगा स्पीकर तक और फिर जो भी डिसीजन होगा। तो इसका शुद्ध एग्जांपल है पार्लियामेंट। अब 1853 में बैकग्राउंड समझते हैं। 1853 में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनी थी जिसमें टोटल नॉन इंडियन मेंबर्स थे, यानी कि इंग्लिश मेंबर्स थे। और इसका बैकग्राउंड एक ये भी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1857 की क्रांति में हिंदू मुस्लिम यूनिटी चरम पे देखने को मिली थी ब्रिटिशर्स को। तो अब उनको ये चाहिए था कि हम इसको काउंटर कैसे करें। तो काउंटर आप ऐसे कर सकते हैं कि कुछ लॉलीपॉप देके। तो वो लॉलीपॉप क्या थी कि उन्होंने ये सोचा कि नाउ वी विल टेक इंडियंस इन आवर एग्जीक्यूटिव बॉडी। अब क्या है कि 1861, 92 और 1909 ये जो तीन एक्ट्स आए थे, इसमें एक अटेम्प्ट था ब्रिटिशर्स का कि वो इंडियंस को इंट्रोड्यूस करें इन देयर बॉडी। तो देखें, ये मैं बता चुका हूं पोर्टफोलियो सिस्टम। ईच मिनिस्टर विल हैविंग डिपार्टमेंट वन और मोर। जैसे फॉर एग्जांपल होम मिनिस्टर हैं प्रेजेंट हमारे ऑनरेबल अमित शाह। सेकंड नंबर हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं ऑनरेबल राजनाथ सिंह। तो देखिए और फिर वुमेन एम्पावरमेंट की स्मृति ईरानी, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। एक चीज और मैं बता दूं कि होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री में क्या अंतर है। होम मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस मिनिस्ट्री इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेशनल सिक्योरिटी। पुलिस होम मिनिस्ट्री में आती है। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि जिसकी वैलिडिटी 6 मंथ होती है। ऑर्डिनेंस क्या होता है कि आप लोग स्कूल जाते होंगे, 2 महीने की छुट्टी होती है, ठीक है, रिलैक्स करिए। इसी तरह पार्लियामेंट की भी छुट्टी होती है। उस छुट्टी के दौरान कोई ऐसा देश हित में कोई कानून चाहिए तो वो प्रेसिडेंट बनाएगा, और जो प्रेसिडेंट जो कानून बनाएगा दैट विल बी हैविंग सोल अथॉरिटी एज दैट ऑफ पार्लियामेंट। आर यू गेटिंग? पार्लियामेंट में 545 मेंबर्स मिलके एक लॉ बनाते हैं। अब प्रेसिडेंट कोई एक लॉ बना देगा, दैट विल बी हैविंग टोटल अथॉरिटी एज पार्लियामेंट, कि वो ऐसा माना जाएगा कि पार्लियामेंट से पास हुआ है, सारे इंस्टीट्यूशंस को उसको मानना पड़ेगा। और दूसरी चीज की ऑर्डिनेंस को हम लोग प्रेजेंट सिनारियो में जितना स्वीट मालूम हो रहा उतना स्वीट है नहीं। हम लोग इसका प्रेजेंट सिनारियो, प्रेजेंट पॉलिटिक्स उसको गलत इस्तेमाल भी लेती है जस्ट फॉर अपीजमेंट। फिर बिगिनिंग ऑफ रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस, इस दो जगह पे हम लोग को इसका देखना पड़ेगा। इंडियंस इन लॉ मेकिंग प्रोसेस, कानून बनाने की में, और नॉमिनेट इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स टू एक्सपेंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल, वाइसरॉय एज लेजिस्लेटिव काउंसिल। नॉमिनेट का मतलब इलेक्शन नहीं है। वाइसरॉय जिसके ऊपर प्रसन्न होगा उसको उठाएगा, ठीक, ये आप क्रिटिसिज्म में लिख सकते हैं। नॉन ऑफिशियल, ठीक है, नॉन ऑफिशियल का पावर आप जानते हैं कि कैसा होगा। रोटी डलेगी तब वो खाएंगे, ठीक है। मतलब कि काफी उनका मतलब कि कहने का कि उनका कोई होल पावर या इन्फ्लुएंशियल पर्सनैलिटी नहीं होंगे। नॉन ऑफिशियल, ये नॉन ऑफिशियल इंपॉर्टेंट है। नॉन गोल कर देगा और आपको ये ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ऑलमोस्ट कंप्लीट इंटरनल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंस। प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, पावर रिस्टोर्ड टू बॉम्बे एंड मैड्रास प्रोविंस। डिसेंट्रलाइजेशन समझ लीजिए क्या है। इट इज अ वेरी
ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी और रादर सारी डेमोक्रेसीज में। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब ये होता है कि वी आर डेलीगेटिंग पावर, वी आर डेलीगेटिंग पावर टू अदर इंस्टीट्यूशंस। इसका शुद्ध एग्जाम्पल है पीआरआईज, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्यूनिसिपैलिटी, नगर पंचायत, ग्राम सभा। ग्राम सभा तो इतना जबरदस्त एग्जाम्पल है इसका, यानी कि हम अपनी पावर को दे रहे हैं नीचे कि अब ये तुम्हारी ऑटोनॉमी है कि तुम जो करो। ठीक है, इससे क्या होता है, प्रशासन बहुत अच्छा चलता है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स वेरी एफिशिएंटली, स्मूथली एंड इट इज एन एग्जांपल ऑफ गुड गवर्नेंस। ठीक है, अब इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले आपके पापा सब्जी लाते थे, अब उन्होंने आपको बोल दिया कि भैया जो सी सब्जी तुमको खाना हो वो ले आओ, तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। तो बॉम्बे अर्लियर क्या था कि बंगाल प्रोविंस वाज द सोल बॉस। ठीक है, वो सुपरसीड कर जाती थी बॉम्बे और मैड्रास प्रोविंस पे। नाउ बॉम्बे एंड मैड्रास प्रोविंस विल बी हैविंग देयर ओन लेजिस्लेटिव काउंसिल और उनके पावर्स को रिस्टोर कर दिया गया था। देखिए रिस्टोर कैसे किया गया था, 1773 से पॉलिसी इनकी क्या चालू हो गई थी, सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी चालू हो रही थी। सेंट्रलाइजेशन पॉलिसी का मतलब पावर एक जगह केंद्रित होगा, वो बताएंगे क्या करना है। ठीक है, आप नहीं डिसाइड करोगे क्या करना है, बॉस विल डिसाइड एवरीथिंग। बॉस ये डिसाइड करेगा आपको पानी पीना है, बॉस ये डिसाइड करेगा आपको क्या करना है। ठीक है, इसको बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन। अब प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन मैं यहां पे लिख रहा हूं, तो इसका एक दूसरा भी मतलब ये है कि द प्रोसेस ऑफ रिवर्सिंग द सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी स्टार्टेड। आई रिपीट, प्रोसेस ऑफ रिवर्सिंग द सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी स्टार्टेड। तो इसका मतलब ये भी है, और इसका एक दूसरा मतलब ये भी है कि इंटरनल ऑटोनॉमी टू द प्रोविंस। जैसे प्रोविंस आपकी कौन कौन सी, पंजाब प्रोविंस, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ठीक है, ये सारी बातें थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने का एक प्रयास किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपके कोई क्वेरीज डाउट हैं तो डेफिनेटली इसको कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और प्लीज डू वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।